नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ BSTC DLED एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के लेकर क्लास लेकर हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता की क्लास लेकर आ चुका हूँ। मैं इकाई फर्स्ट हिंदी भाषा क्षेत्रीय एवं ऐतिहासिक विविधता का अध्ययन करेंगे हम। मैं आपके लिए हस्तलिखित नोट्स लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बनाए हैं मैंने हस्तलिखित नोट। सरस्वती से टाइम टेबल अनुसार 7 सितंबर 2021 को आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ ज़्यादा देर नहीं करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब समय बहुत ही कम रह गया है। तो हमें अपनी तैयारी को और मजबूत सुदृढ़ करने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एनजे मोटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हिंदी भाषा के शाब्दिक अर्थ की तरफ दृष्टि डालते हैं। हिंदी एक फारसी शब्द है दोस्तों। ये मैं मार्क रीडर करता हूँ अभी। हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है हिंद या भारत से संबंध रखने वाला। यह राष्ट्र सिंधु से बना है। हिंद शब्द राष्ट्र सिंधु से बना है। सिंधु उस क्षेत्र को कहते थे जो सिंधु नदी के आसपास के दक्षिणी क्षेत्र को सिंधु कहा जाता था। और व्यापार के लिए ईरानी लोगों का भारत आना और ईरानी में है को से व से को है बोलने से वह यात्री सिंधु को हिंदू व सिंध को हिंद कहा करते थे। ईरानी लोगों के है से और से को है बोलने की पद्धति ने सिंधु नदी को हिंदू व सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश नाम आया। उत्पत्ति हुई, उद्भव में आया, अस्तित्व में आया हिंद नाम, और हिंद नाम अस्तित्व में आया। यह शब्द पूरे देश के लिए काम आने लगा और भारत हिंद देश या हिंदुस्तान कहलाया। हिंद देश की प्रमुख भाषा हिंदी या हिंदवी कहलाई। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे हिंदी शब्द का अर्थ व उद्भव। अब देखते हैं इसका उद्गम कैसे हुआ। हिंदी भाषा का मूल वैदिक संस्कृति में मिलता है। इसका विकास वैदिक काल में होता आ रहा है। हिंदी भाषा के मूल रूप का संबंध यूरोप एशिया के साथ माना जाता है। इस भाषा के संबंध में माना जाता है कि आर्य जाति के लोग जिस स्थान पर रहते थे, जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वही भाषा वैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में विभाजित की, जिसमें फर्स्ट थी कैंटुम वर्ग और दूसरी शतम वर्ग। कैंटुम वर्ग में यूरोपीय भाषाओं जैसे अंग्रेजी, यूनानी, फ्रेंच को शामिल किया गया। वहीं शतम वर्ग भाषा में भारतीय व ईरानी भाषाओं को शामिल किया गया। नेक्स्ट अब देखते हैं कि भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। हिंदी भाषा का विकास हम 3 कालों में पढ़ेंगे कालक्रमानुसार: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में देखते हैं भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। विद्वान इसी भाषा को वैदिक भाषा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक समय में जनसाधारण की भाषा रही होगी। वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संस्कृति का दर्शन मिलता है। मध्यकाल, इस काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग मिला है। प्राकृत भाषाओं में शौरसेनी प्राकृत है, मागधी प्राकृत है, अर्धमागधी प्राकृत है का महत्व रहा। अपभ्रंश भाषा का विकास हिंदी के विकास का तीसरा चरण रहा। थर्ड, आधुनिक काल, मॉडर्न एरा। अपभ्रंश भाषाओं के प्रयोग से लेकर आज तक के काल को हिंदी के विकास का आधुनिक काल माना जाता है। यह समय 1000 ईस्वी से आज तक का समय है। शौरसेनी अपभ्रंश की मुख्य बोलियां हैं ब्रज, भोजपुरी व खड़ी बोली है। इन्हीं बोलियों ने हिंदी के आधुनिक रूप को निखारा है, संवारा है। ये हिंदी भाषा का विकास काल है, अर्थात इनकी हिंदी भाषा की हिस्ट्री है, इतिहास है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, प्रश्न बनने वाला है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के कंटेंट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जल्द से जल्द पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटना बहुत महान काम है। 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। आधुनिक काल को हम 3 कालखंडों में विभक्त करेंगे। पहला है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक।
पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो आदि काव्य की रचना इसी काल में हुई थी। इसमें आधुनिक हिंदी का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक इस काल में अपभ्रंश का प्रयोग बंद हो गया और ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में निखार आ गया। कृष्ण भक्ति के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग बढ़ा। सूरदास, नंददास, रसखान ने अपनी कृतियाँ रची। रीतिकालीन कवि बिहारी, मतीराम और केशव आदि ने अलंकार युक्त भाषा का बहुत प्रयोग किया। नेक्स्ट एंड लास्ट है आधुनिक काल का चरण, जो 1800 से आज तक चला आ रहा है। यही काल खड़ी बोली के विकास का काल माना जाता है। यही खड़ी बोली वर्तमान की हिंदी भाषा है, जो समूचे देश की राष्ट्रभाषा है। आगे हम जानते हैं कि भाषा क्या है और भाषा का उद्भव किस प्रकार होता है। भाषा भाव, विचार तथा अनुभवों को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। शास्त्रीय अर्थ में भाषा किसे कहते हैं? शास्त्रीय अर्थ में भाषा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, वही भाषा होती है। अब भाषा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। भाषा की विशेषताएं हैं दोस्तों, विचारों व भावों को स्थानांतरित करती है भाषा। मानव इससे पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा रहता है। ज्ञान का संचरण एवं प्रसारण करने का माध्यम भाषा है। समायोजन शक्ति का विकास भाषा द्वारा होता है। वातावरण में समानुकूलन भाषा द्वारा होता है और भाषा ध्वनि के माध्यम से ही मूर्त रूप ले लेती है। भाषा ध्वनि के माध्यम से ही मूल रूप ले लेती है। ये भाषा की विशेषता है। अब बोली किसे कहेंगे? बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग लाई जाने वाली बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। बोलचाल की भाषा होती है। बोली का सीमित रूप और सीमित क्षेत्र होता है। व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भाषा होती है, जबकि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? तो पश्चिमी हिंदी में आपके खड़ी बोली, हरियाणवी, गुजराती ये शामिल होती हैं। वहीं पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी, शौरसेनी, बिहारी आदि शामिल हैं। वहीं बिहारी में मागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। राजस्थानी है, पहाड़ी हैं। यह हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं हैं। अब आप राजस्थान की प्रमुख उपबोलियों से परिचित हो जाइएगा ज़रा। मारवाड़ी में आती हैं, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। इसमें थली है, माहेश्वरी है, बीकानेरी, नागौरी, गोडवाड़ी आदि उपबोलियाँ हैं। इसमें वीर श्रृंगार, नीति, साहित्य का भंडार है। मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। ये उदयपुर हैं, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाती है मेवाड़ क्षेत्र में। ढूंढाड़ी ये जयपुर, दौसा, अजमेर, किशनगढ़, टोंक आदि में बोली जाने वाली बोली है। यहाँ पर संत दादू का साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में लिखित मिलता है। हाड़ौती में आपके आ जाएगा बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र। वहीं मेवाती में मेवात क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें अलवर, भरतपुर आता है। आगे वागड़ी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बोली जाती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मालवी ये मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल के साथ साथ राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में भी बोली जाती है मालवी भाषा। अगला टॉपिक है अपना मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। इसका आशय व क्या प्रक्रिया रही, क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पर प्रश्न बन सकते हैं। मानकीकरण अंग्रेजी के स्टैंडर्डाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसमें भाषा के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली भिन्नताओं को दूर कर एकता अर्थात समरूपता, समानता लाने का प्रयास किया जाता है। भाषा का मानकीकरण अमूर्त लेकिन आदर्श। उदाहरण के तौर पर मैंने नहीं किया ये मानक भाषा है और मैंने नहीं करा ये अमानक भाषा है। अब मानकीकरण की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया से होकर मानकीकरण होता है? ध्वनियों के विषम उच्चारण के स्थान पर समरूप उच्चारण निर्धारित करना। सेकंड, वर्तनी के नियमों को स्पष्ट करने एक ही रीति की मान्यता। थर्ड, वाक्य स्तर पर विविधता के व्यवहार को निषेध करना। ये भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अलग अलग स्थानों पर लगभग भाषाओं में समानता नहीं थी, तो भाषा के व्यापक प्रयोग के लिए, उसमें समरूपता लाने के लिए भाषा का मानक रूप तय किया गया। भाषा के कुछ मानक व्यंजन, स्वर बनाए गए, वर्ण बनाए गए, जिनके चलते भाषा अपने
पूर्णता को प्राप्त करती है। अब आगे हम पढ़ते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के बारे में। देखो दोस्तों, हिंदी भाषा के मानकीकरण को कौन करेगा, ये भी तो सवाल उठता है। तो इसके लिए एक संस्थान बनाया गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। हिंदी भाषा के मानकीकरण में की दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने काफ़ी काम किया है। निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई। दोस्तों, कब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई। ये निदेशालय देश विदेश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं पर कार्य कर रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में द्वितीय भाषा के तौर पर समाचार, पत्राचार आदि से हिंदी पढ़ाने का कार्य भी करता है। हिंदी क्षेत्रों जहाँ हिंदी भाषा नहीं बोली जाती वहाँ द्वितीय भाषा के रूप में पत्राचार से हिंदी पढ़ाने का कार्य भी करता है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें बांटता, टेप रिकॉर्ड करके कैसेट टेप आदि भी तैयार करता है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। हिंदी क्षेत्रों में नव हिंदी लेखकों के लिए व्याख्यान माला है। प्राध्यापक व्याख्यान यात्राओं एवं साहित्य संगोष्ठियों का आयोजन करना है। पुस्तक लेखन हेतु आर्थिक अनुदान देना है, पुरस्कार देना है, शब्दकोशों का प्रकाशन करवाना आदि कार्य करता है। ये हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली संस्थान है जो हिंदी भाषा के मानकीकरण और हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य करता है। दोस्तों, ये था आपके हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और तथ्य जो आपके लिए एग्ज़ाम में 2 सितंबर को हेल्पफुल साबित 2 सितंबर को नहीं, सॉरी 7 सितंबर को हेल्पफुल साबित होंगे। तो इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो में अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आई या और आप इसमें कुछ और नया चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।